माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज जो आप देख रहे हैं वो आप बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 है। देखिए इससे पिछले लेक्चर की अगर लेक्चर 1 की मैं बात करूं तो वहाँ आपने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जिसमें हम पहला बायोमोलिक्यूल को आपने जो पढ़ा था वो था आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। उसके क्लासिफिकेशन में हमने 2 बेसिस भी किए थे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट में बात की थी शुगर और नॉन शुगर, वो हम पढ़ चुके हैं। बात करें सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, उसके 3 भागों में उसे बांटा था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड जिसमें हम डाइसैकेराइड रीड कर रहे थे, और तीसरा हमारा था पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड और जो डाइसैकेराइड या बात करें ओलिगोसैकेराइड, ये तो क्या होते थे शुगर, जबकि पॉलीसैकेराइड कौन सा पार्ट होता था, नॉन शुगर होता था। तो उसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो है आपका मोनोसैकेराइड। देखिए अगर बात है मोनोसैकेराइड होते क्या है, एक लैंग्वेज की अगर बात करूं, इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो विच कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इन सिंपल मोलिक्यूल। भाई ऐसा अगर बात करें, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे एक सिंपल यूनिट में हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, मतलब वाटर के साथ अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो इसका अपघटन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने पॉलीमर में एक मोनोमर यूनिट होती थी, भाई मोनोमर यूनिट और छोटी इकाइयों में या छोटी यूनिट में नहीं टूटती थी, ऐसी ही कार्बोहाइड्रेट है, ये सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता ही नहीं है, अपने आप में एक सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया मोनोसैकेराइड, मतलब ये सिंगली यूनिट होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में टूटते नहीं है। दूसरी चीज की जो बने होते हैं मेड बाय 3 to 7 कार्बन, जो ये बने होते हैं जो मोनोसैकेराइड 3 से 7 कार्बन से बने होते हैं, इनके में जो कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 to 7 होती है। तीसरी चीज है कि स्वीट और वाटर सोल्यूबल, मैंने पहले कहा था जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है सारे के सारे शुगर होते हैं। तो शुगर होते हैं तो मतलब खाने में टेस्ट होते हैं, और जितनी भी शुगर होती है वाटर सोल्यूबल होती है। इनके वाटर सोल्यूबल होने का कारण भी ये होता है कि इनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप, उसके कारण वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वाटर में सोल्युबिलिटी शो कर रही होती, वो हम पढ़ेंगे। तीसरी चीज अगर बात करें, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड पढ़ रहे थे सबसे पहले, जो पढ़ेंगे सॉरी पढ़ नहीं रहे थे हम, इसे बारे में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। ये 2 भागों में बढ़ जाता है भाई। जो जितने भी अब तक दुनिया में अगर बात करें 20 मोनोसैकेराइड सर्च हैं जो अब तक आपके सिलेबस या किसी भी चीज में जो मेंशन किए गए, जिनको उनको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो एल्डोज टाइप और एक कीटोज टाइप। अब नाम से ही आ रहा है एल्डिहाइड, अगर बात है एल्डोज में एल्डिहाइड वर्ड दिख रहा है और कीटोज में कीटोन वर्ड दिख रहा है। और आपने 11th में पढ़ा फंक्शनल ग्रुप वाला केस कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये चीजें देखिए। तो एल्डोज वो होते हैं जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो, कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, और कीटोज में क्या होता है, कंटेन कीटोन ग्रुप। भाई ऐसे अगर बात करें, ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन ग्रुप उनको क्या बोलेंगे, कीटोज, और ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप उनको क्या बोलेंगे, एल्डोज। एल्डोज का एक एग्जांपल है भाई ग्लूकोज, जिसका दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। पूछ लिया जाता है डेक्सट्रोज क्या होता है, तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं भाई, डेक्सट्रोज बोलते हैं। कीटोज का जो एक एग्जांपल है क्या है, फ्रक्टोज है। आपके अगर बात है यही पूछा जाता है कि बस आपके जो मोनोसैकेराइड में, जो वैसे तो 20 मोनोसैकेराइड अवेलेबल है आपके सिलेबस में, एक तो ग्लूकोज चलता है और एक कौन सा चलता है, फ्रक्टोज। इन्हीं की हम केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रॉपर्टी या इनकी रिएक्शंस किससे होती है, और ये चीजें हम इनकी अगर कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसी में, फ्रक्टोज। तो देखिए ग्लूकोज क्या होता है, इसको रीड करते हैं। देखिए ये रहा भाई आपका, अगर बात है पहले अगर एग्जांपल उसका ग्लूकोज, भाई मोनोसैकेराइड में हम 2 एग्जांपल ही पढ़ने वाले हैं, एक तो कौन सा, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो ये पहला एग्जांपल रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर दूसरा नाम बोले तो, अगर थोड़ी देर पहले भी बताया था, ग्लूकोज का जो सेकंड नेम होता है वो डेक्सट्रोज भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? ग्लूकोज अगर बात करें इसका जर्नल फॉर्मूला C6H12O6। जैसा आप बहुत बारे में अगर बात है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब आपने पढ़ी थी कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं एज ए न्यूट्रिशन के रूप में, तो ये आपका वही ग्लूकोज है जो कि क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? ये एक एल्डोहेक्सोज शुगर है, एल्डोहेक्सोज। एल्डो का मतलब यहाँ पे जो एल्डिहाइड से ग्रुप ले रहा है, हेक्सोज मतलब हेक्स, 6 कार्बन की बात कर रहा है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 कार्बन है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एल्डोज का पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पढ़ा था भाई एल्डो और कितने कार्बन, 6, इसलिए इसको एल्डो हेक्सो शुगर भी इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज को। क्लियर है? तीसरी चीज है कि ये पाया जाता फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स, हनी एंड ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन अगर बात है कि जो स्वीट मीठे फल होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है ग्लूकोज, या बात कीजिए आपका शहद है उसमें भी पाया जाता है, और जो ह्यूमन ब्लड है, जो ब्लड होता है खून में भी मीठा होता है। कभी आपने खून पिया है, नहीं पिया तो देखा, लेकिन इसमें इतनी परसेंटेज इतना मीठा नहीं होता, इसमें होती ब्लड, ह्यूमन ब्लड में अगर बात करें शुगर की जो परसेंटेज, मतलब बात करें ग्लूकोज की जो परसेंटेज होती है 0.1, 100 में से 0.1 ना के बराबर होती है।
तो इसलिए ब्लड आपको मीठा नहीं लगता है। लेकिन ग्लूकोज की कुछ क्वांटिटी किस में पाई जाती है भाई, ह्यूमन ब्लड में। पूछ भी लेता कितनी, तो कितनी होती है, 0.1% होती है। क्लियर है भाई। उसके बाद आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं। आर्टिफिशियल लेकर लेबोरेटरी में से बनाए तो हमें क्या क्या चाहिए होगा कि जिससे हम बना रहे हैं। तो पहला फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, ये होता है, ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट है, C12H22O11। आपने इसका जनरल फॉर्मूला देखा था, अगर यहाँ पे CX और H2O का Y की वैल्यू अगर यहाँ पे 11 है, जब H2O के साथ करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। हमने पहले भी कहा था कि X की वैल्यू, X और Y की वैल्यू सेम भी हो सकती थी और डिफरेंट भी। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी तो 12 है X की वैल्यू, और जो Y की वैल्यू कितनी है, 11 है। क्लियर है। ये सुक्रोज है आपका एक कार्बोहाइड्रेट, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, OH- लिखे तो बेसिक मीडियम में, यहाँ पे H+ लिखा है तो किस मीडियम की बात कर रहा है, किसी बेसिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं। तो आपको मिलता क्या है, C6H12O6 और C6H12O6। आपको इन दोनों में देख के कुछ अंतर नहीं लग रहा है कि दोनों कैसे हैं, सेम। लेकिन हम यही पढ़ने वाले हैं इस मोनोसैकेराइड में, जो ग्लूकोज चीज अलग होती है, फ्रक्टोज चीज अलग होती है। ऐसे फॉर्मूले को देख के, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन इसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कार्बन हर चीज सेम होती है, इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है, फंक्शनल ग्रुप थोड़ा अलग होता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। क्लियर है। तो हमें क्या बनाना था, ग्लूकोज। ग्लूकोज बन जाता है, फ्रक्टोज भी बन जाता है, किससे, सुक्रोज से, उसको वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराने पर। क्लियर है। दूसरा है फ्रॉम, अगर बात करें फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से भी हम क्या बना सकते हैं भाई, ग्लूकोज बना सकते हैं। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5, उसके ओब्लिक में सारा करके कितना दे रखा है भाई, N दे रखा है। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे स्टार्च के टाइप्स होते हैं, उसमें हम पढ़ रहे होंगे। और उतनी जितनी N की वैल्यू इसकी होगी, उतने ही कितने वाटर के मोलिक्यूल उसके क्या होंगे, रिएक्ट। और एसिडिक मीडियम में ले जाने पर वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, उतने ही जितने N वैल्यू आपने वाटर मोलिक्यूल लिए थे, उतने ही N मोलिक्यूल क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। क्लियर है। तो ये आपका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज था, जो कि इंपॉर्टेंट है अगर बात की जाए। इसके बाद आती है कि ग्लूकोज किस किस के साथ रिएक्शन करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए उसको भी पढ़ते हैं कि किन किन के साथ रिएक्शन करती है। देखिए भाई, ये रही रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अगर बात करें, सबसे पहले एक चीज और भी इसमें रह जाती है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ग्लूकोज ये होती है वास्तव में, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बाद यहाँ पे CHO4 यहाँ पे लिख रखा है, CHO4, उसकी 4 टर्म्स अगर बात करें मैं बना के भी दिखाऊंगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। यहाँ पे CH2 एल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन जो अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, जो प्रायोरिटी दी जाती है, नंबरिंग जहां से की जाती है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी आएगा थोड़ी देर में। तो प्रायोरिटी मेन जो प्राइमरी अगर बात करें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये। उसके बाद सेकेंडरी वाले टर्म्स में कौन आता है भाई, एल्कोहल। इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है और ये भी है, लेकिन प्रायोरिटी किसे देते हैं, एल्डिहाइड को। अब बात आती है कि रिडक्शन की, जो ग्लूकोज होती है किसमें भाग लेती है, रिडक्शन में। अब बात की जाए रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक अगर 11th में भी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मैकेनिज्म से बेस्ट तरीके से ट्रिक पे जाते हैं। जैसे कि मैं लेता हूं कोई एक एल्कीन ले लेता हूं, जैसे कि बात करें जाए, या मैं बात करूं कोई भी एल्काइन ले लेता हूं, या मैं बात करें कोई भी एल्कोहल ग्रुप ले लेता हूं, या मैं बात करूं कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप ले लेता हूं, या बात की जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लेता हूं, सॉरी, या बात करूं मैं कोई कीटोन ग्रुप ले लेता हूं। भाई इन चीजों का जो हम अगर कभी रिडक्शन कराना होता है, जब भी यहाँ पे अगर इनके सामने लिख दे कि भी इनका रिडक्शन कराना है, यहाँ पर रिडक्शन लिख दे, इसका लिख दे, इसका लिख दे, इसका लिख दे, तो हम एक सिंपल वे में जाना होता है। मैकेनिज्म अगर बात करें 12th में, अगर हम मैकेनिज्म में कई बार घुस जाते हैं, मैकेनिज्म में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत चीजें टफ हो जाती है। 12th में मैकेनिज्म कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। कुछ मैकेनिज्म है जो आपके काम की होती है, वो पढ़ाई भी जाती है, लेकिन मोस्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू जब भी जाते हैं तो बस सिंपल यूनिट पे जाते हैं। कैसे वो काम करता है, सीधा हमें बॉन्ड दिखना चाहिए, उसको हटा के सीधे जोड़ने आनी चाहिए, कैसे, सिंपल ट्रिक पे जाते हैं। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो क्या बोला जाता है, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। ये चीजें क्लियर थी। अब यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहा, जब भी आपको पाई बॉन्ड दिखे, कि जब और कोई है नहीं कि पाई बॉन्ड, जब भी आपको रिडक्शन दिखे, पाई बॉन्ड हटाना है, दोनों साइड क्या चिपका देने, हाइड्रोजन। दिस इज योर प्रोडक्ट, रिडक्शन हो गया है इस केस में। भाई यहाँ पे एक बार रिडक्शन की अगर बात कर रहा है, ऐसा रिडक्शन दे रखा है, तो पाई बॉन्ड हटाना, दोनों साइड क्या लगा देने, एक एक हाइड्रोजन। भाई पहले एक ऑलरेडी था, कितने हो गए, 2। फिर से फर्दर अगर उसका रिडक्शन कराए तो फिर से एक पाई बॉन्ड हटाना, दोनों साइड क्या चिपका देने, एक एक हाइड्रोजन, CH3 CH3। भाई यहाँ पे एक एल्केन वाली टर्म्स प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगर बात करूं एल्कोहल वाली टर्म्स हो, तो OH के बॉन्ड के अगर कार्बन के बीच में, जैसे मैंने मान लिया भाई यहाँ पे R कोई क्या था, CH3,
एल्कोहल से फर्स्ट बॉन्ड जो आपको दिख रहा है इसको ब्रेक करना, दोनों साइड हाइड्रोजन, ये तो क्या निकल जाएगा H2 तो भगा दो, और यहाँ पे भाई एक हाइड्रोजन चिपकने के बाद क्या हो जाएगा CH4। ये इंपॉर्टेंट, अब नीचे वाले जो तीनों बचे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बात करें, जब भी आपको एल्डिहाइड वाली टर्म्स दिखती है, अब यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये वाला ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड को हटाना, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड को हटाना, दोनों साइड की वैलेंसी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये कितने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, बस क्लियर है। इस वाले केस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर ये वाला केस है तो मैं पाई बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए, पाई बॉन्ड से पहले पोलैरिटी इस पे नंबर पे आती है। ये वाला बॉन्ड आपको जब भी दिखे इसको हटाना है, दोनों साइड हाइड्रोजन, ये तो भाई H2O बाहर, और यहाँ पे क्या चिपका देना, एक हाइड्रोजन, एल्डिहाइड मिल जाता है, क्लियर है। इसके बाद ये तो कीटोन में तो आपको कोई भी भाई एल्कोहल ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा, तो सिर्फ अब आपको क्या दिख रहा भाई, ये पाई बॉन्ड हटाना, दोनों साइड H और H, ये हो गया आपका रिडक्शन हो गया। जब भी रिडक्शन की यूनिट की बात करें तो बस आपको सिर्फ ऐसे कराना चाहिए, एल्कोहल टर्म्स भी मैंने बता दी, सभी फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको रिडक्शन करा के दिखा दिया। जहां भी आपको पाई बॉन्ड अगर भाई जैसे कार्बोनिल ग्रुप है तो उस केस में बस ये दो इंपॉर्टेंट केस याद रखने, कार्बोनिल के दो केस आपको मेन चीज है, बस बाकी सारे जब भी पाई बॉन्ड दिखे दोनों साइड को हटाना है। जैसे कि बात करें वो NH डबल बॉन्ड NH नहीं, बोलो इसका रिडक्शन करना, पाई बॉन्ड हटाना है, दोनों साइड क्या कर देना है, बस इतना सा केस है। पर लेकिन कार्बोनिल के केस में क्या होता है भाई, कार्बोनिल ये होता है, कार्बोनिल ग्रुप ये, यहाँ पे मानना एक साइड तो R हमेशा आपको मिलेगा, एक साइड OH मिल जाए, एक साइड क्या मिल जाए भाई आपको R मिल जाए, और एक साइड क्या मिल जाए आपको हाइड्रोजन मिल जाए, तीन ही केस हो सकते हैं भाई, क्लियर है। ऐसे केस में इसका जब रिडक्शन जब भी आप कराओ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बस, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ना दिखते हो आपको OH याद है, कार्बोनिल के पास अगर OH है तो ये बॉन्ड हटाना है, दोनों साइड H और HEH2 बाहर, बस। इस साइड देखो अगर कोई OH दोनों साइड है ही नहीं कार्बन, अब आप पाई बॉन्ड देखोगे यहाँ पे OH H बाहर, यहाँ पे अगर भाई यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे OH नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल का पाई बॉन्ड हटाना H और H, ये आपका रिडक्शन है, बस इतना सा काम करना होता है, क्लियर है। तो ये चीजें भाई रिडक्शन में आती है। इसका और फर्दर रिडक्शन की बात करें, अब किसका नंबर आएगा भाई, और इसका अगर बोलेगी और फर्दर रिडक्शन करना है तो इस बॉन्ड को हटाओगे, ये H2 OH2 बाहर, इसका फर्दर रिडक्शन करोगे, ये OH दिख रहा है, ये वाला OH के पास वाला बॉन्ड हटाना है, वो H2 बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2। तो ये होता है रिडक्शन की टर्म्स। इसके अलावा जो मैंने अभी ये एग्जांपल दिए इससे बाहर आपके सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। पूरे 11th और 12th के जो भी रिडक्शन थे मैंने एक छोटी सी यूनिट जो भी एग्जांपल समझाए हैं, वीडियो को रिवर्स करके कैसे भी करके सिर्फ ओनली ये रिडक्शन है, इसके अलावा कोई रिडक्शन नहीं है, क्लियर है। तो ये एक सिंपल ट्रिक है। तो आपको इसी केस में अगर मैं बात करूं ग्लूकोज वाले केस में, देखना भाई इधर आपको ग्लूकोज की जो टर्म्स में स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये होती कुछ एक ग्लूकोज, यहाँ पे CH से OH ग्रुप जुड़ा होता है, भी बताएंगे इनका कॉन्फिगरेशन में लेंगे तो यहाँ पे जैसे H होता है, क्योंकि यहाँ पे भाई कार्बन से 4 वैल्यू जुड़ी है, इसका भी कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे, फीसर प्रोजेक्शन अगर बात है वो भी बताएंगे अभी, एक बार देखना। और यहाँ पे होता है CH2OH। देखिए यहाँ पे अगर इसको एल्डो हेक्सोस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए तो हेक्सोस अगर बात है टर्म्स आ रही है, और इसके ऊपर फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, इसको एल्डो हेक्सोस शुगर बोली जाती है। इसीलिए भाई एल्डोज में पढ़ रहे हैं, किसको ग्लूकोज में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो ये हुई, इसका कॉन्फिगरेशन एक D होता है, L होता है, थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, वो चीज अलग है। अब इसमें रिडक्शन की वो बात कर रहा है, अब आपको दिख रहा है भाई इस ग्रुप में रिडक्शन कैसे होगा, इसमें भी अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। अल्कोहल वाले केस में तो पता है कुछ नहीं करना, आपको ये बॉन्ड हटाना है H2 बार, यहाँ पे क्या कर देना भाई, यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन, बस ये यूनिट है दोनों साइड, इधर इसके साथ तो भाई OH है, OH का H जाएगा तो H2 बाहर, और इधर H आएगा तो ये CH3, इसका OH जाएगा तो ये CH2, एक हाइड्रोजन चिपक गया, इसके एक हाइड्रोजन OH2 बार CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, OH2 तो बाहर ये CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ बाहर CH। इसका कैसे कराओगे भाई, ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ये OH और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे H हो जाएगा। और फर्दर अब देखो CHOH, फिर फर्दर होगा भाई OH अभी भी बचा हुआ है, तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या होगा, ये H2 बाहर और ये पे क्या हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका CH3। और यही चीज हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो CH3, उसके बाद CH2 कितने 4, देखना 1 2 3 और 4, उसको 4 भाई ऐसे लिख दिया एक कमांड के तरीके से, और लास्ट में क्या है CH3। अब इसकी IUPAC नेमिंग करें, इनके केस में क्या होगा भाई, IUPAC में अगर बात करें यहाँ पे सिंपल 6 कार्बन है, बस 6 कार्बन के लिए आपने नॉर्मल क्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग देखिए, एल्केन का IUPAC नेमिंग तो 6 कार्बन है, तो भाई कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 के लिए भी क्या आएगा हेक्सेन, एल्केन है, एल की जगह क्या लगाते हैं हेक्स,
हेक्सेन। और दूसरी कोई भी साइड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपने पता है नॉर्मल, आइसो, आपने देखा होगा नियो, तो नॉर्मल चेन के लिए क्या जाता था भाई, एन वर्ड लग जाता है, इसको एन हेक्सेन बोला जाता है। ये वही चीज है, सेम चीज। दूसरा केस क्या होता है भाई, अगर देख आपको ये तो टर्म्स दिख गई भाई, CH3 ऊपर रहा, 4 CH2 ये रहे, एक CH3 रहा, ये कब बनता है भाई, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये दोनों बन सकते हैं। कब बनता है पहले तो देखते हैं। एक ऑलरेडी यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे ये वाली टर्म्स थी, सॉरी CHOH, सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज है, जो फोस्फोरस तो किसका काम करा रहा है, रिडक्शन का, साथ में जो HI यूनिट है, एक यूनिट वो दूसरा काम भी करती है भाई। रिडक्शन के साथ साथ क्या करती है भाई, एक HI यूनिट अगर इसको अगर हम बॉन्ड ब्रेकेज करें तो H प्लस और H माइनस का काम, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर प्लस और इस पर क्या आएगा, माइनस। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसी साइड होता है। अब इनका बस सिर्फ एडिशन कराना भाई, प्लस किसके साथ, H2 तो बाहर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक I, बस सिर्फ क्योंकि एक HI यूनिट है तो वो यूनिट जुड़ जाती है, पर बाकी जो CH2 एज इट इज थ्राइस की फॉर्म में बचे रह जाते हैं। इसको 2 आयोडोहेक्सेन बोलते हैं भाई। अगर नंबरिंग करोगे अब यहाँ पे करोगे 1 2 3 4 5 6 है, 2 पर क्या लगा आयोडो और 6 के लिए क्या आएगा, हेक्सेन, तो 2 आयोडोहेक्सेन भी बोलते हैं। ये सवाल एक बार RBSC पूछ भी चुका है। और वहां पे ग्लूकोज की अगर जब भी रिडक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, एन हेक्सेन, और अगर बात है क्या मिलता है, 2 आयोडोहेक्सेन मिलता है। तो ये चीजें किस में आती है, रिडक्शन में। रिडक्शन की जो भी सारी यूनिट थी वो सारी की सारी, इससे बाहर कोई यूनिट नहीं है। दूसरा रिडक्शन का एक एग्जांपल और दिया है भाई, यहाँ पे जो सोडियम अमलगम है, Na और Hg, मरकरी जिसे अगर पारा बोलते हैं, ये काम कर क्या करता है, जो पारा ओनली एक ग्रुप का रिडक्शन कराता है। एल्कोहल अगर बात है, यहाँ पे OH भी है, OH ग्रुप को कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसको अगर बात है कि जो पाई अगर कार्बोनिल ग्रुप है, सिर्फ उसके साथ अगर बात है, उसी को एडिट करता है। यहाँ पे जो CHO ग्रुप अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखना भाई, जो CHO ग्रुप ओनली ये था भाई, अगर ग्लूकोज में ये होता है भाई CHOH, OH, OH, OH और CH2, यही होता है। वो एल्कोहल ग्रुप से जब भी सोडियम अमलगम की बात करें, H2OH ग्रुप एल्कोहल वाले का रिडक्शन नहीं करता, ओनली किसका करता है, कार्बोनिल का। कुछ नहीं करना है, कार्बोनिल का पाई बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या H, तो यही क्या हो जाएगा, C पे 2 हाइड्रोजन है तो किसको क्या बोलेंगे, CH2OH। सिर्फ इतना सा काम है, CH2OH, बाकी H जिसको क्या बोलते हैं भाई, सोर्बिटोल बोला जाता है। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपका रिडक्शन। इसके बाद देखते हैं भाई आपका ऑक्सीडेशन। देखिए भाई ये रहा आपका सेकंड, आपका रहा सॉरी सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वही बात है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो आपने क्या देखा था, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बात करें, क्या होता है भाई आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में इसकी मैं टर्म्स बताता हूं। जब भी यहाँ पे अगर बात है आपका एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, या हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें जो CH2OH, इसका जब भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ से एक ऐसे H और H2 तो बाहर हो जाता है, साथ में टर्म्स ये जो कन्वर्ट होता है सबसे पहले एल्डिहाइड में। क्लियर है, उसके बाद इसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं जब भी प्राइमरी एल्कोहल का, देखिए सेकेंडरी अगर टर्म से ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH। इंसर्शन ऑफ, अगर बात है इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, इंसर्ट होके जब भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये टर्म्स को अगर मैं ऐसे भी बात करूं, आपने ये लिया है सॉरी RC डबल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीडेशन किया है तो क्या बनता है OH। भाई इसके ऑक्सीडेशन से ये बना, तो रिडक्शन से क्या बनना चाहिए भाई, रिडक्शन अगर मैं बात करूं तो क्या बनना चाहिए, ये देखिए ट्राई करते हैं। पर रिडक्शन के केस में भी आपने पढ़ा था, रिडक्शन अगर ये वाले टर्म्स हैं, देखो इस वाली टर्म्स में कार्बोनिल के पास अगर OH है तो ये वाला पाई बॉन्ड ना तोड़ के किसको तोड़ रहे होते, OH को। भाई इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे उधर तो H2 बाहर और एक H कहाँ लग जाएगा, CH, मतलब क्या बन जाती है आपकी भाई, ये टर्म्स ही तो बनानी थी, यही तो RCH डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीडेशन से जो टर्म्स मिलती है अगर उसका रिवर्स हम रिडक्शन कराते हैं तो वही चीज मिल रही होती है भाई, ऑक्सीडेशन ये तो रिडक्शन ये, उल्टी विपरीत चीज है। ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट क्या चलता है, रिडक्शन चल रहा होता है। तो वही सेम चीज है जब भी हम अगर बात करें, जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर क्या करता है कि ब्रोमीन वाटर अगर बात करें इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी ये दिख रहा है आपको एल्डिहाइड ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड सिर्फ एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, ये एल्कोहल वाले ग्रुप का रिडक्शन कराने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड दिख रहा है भाई, यहाँ पे जो CHO ग्रुप था भाई, ये CHO ग्रुप है, ये किस में बदल जाएगा RC। जो एल्डिहाइड ग्रुप है किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। सिर्फ यही कन्वर्जन करना है, किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक में, और कुछ नहीं करना। वो एज इट इज जो थे वो एज इट इज रह जाते हैं। जो ब्रोमीन वाटर है जब वो क्या करता है भाई, ऑक्सीडेशन कराता है, और किस ग्रुप का, एल्डिहाइड का। भाई आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो और एल्कोहल ग्रुप हो
तो दोनों में से ओनली भाई ये जो ब्रोमीन वाटर किसका ऑक्सीडेशन करा रहा होगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई यहाँ पे एल्डिहाइड से किसका रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये याद रखना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एज इट इज चलेगा। जो ऑर्गेनिक का आपके 4 चैप्टर चलेंगे वहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का जब भी हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। और सवाल भी इन्हीं भाई अगर बात करें ग्लूकोज की रिएक्शन से अगर कोई सवाल बनता है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बनता है। ऑक्सीडेशन से सॉरी रिडक्शन से बन चुका है, अब चांसेस ऑक्सीडेशन के हैं। दूसरी चीज है कि एक चीज और दे रखी है भाई, अगर यही चीज अगर सेम यूनिट को बस ब्रोमीन वाटर ना लेकर मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लूं, HNO3 ले लूं, ये काम क्या करता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में। इतना तेजी से होता है कंसंट्रेट, जो एल्डिहाइड को तो इसमें बदलता ही है भाई, इससे इसमें भी बदल देता है, इसको इसमें भी बदल देता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखिए जहां पे भी अगर बात है एल्डिहाइड ये है, ऊपर से इसमें अगर बात है OH ये वाले, ध्यान रखना ये 1 डिग्री एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो वो एल्कोहल कितनी आ जाती है आपकी भाई, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल नाइट्रिक एसिड 1 डिग्री एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पे अगर बात करें ये वाली एल्कोहल जो यहाँ पे है, जो एल्कोहल ये 2 डिग्री है, चेक कर लेना, जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ रहे होंगे, 2 डिग्री है, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ओनली 1 डिग्री ओनली कौन सी, नीचे वाली 1 डिग्री प्लस में किसका करता है, एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस में देखो यहाँ पे अगर बात है सॉरी यहाँ पे जो एल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन करके किसमें, एल्डिहाइड जब नाइट्रिक एसिड करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट इससे इसमें कन्वर्ट कर देता है भाई ब्रोमीन वाटर, तो इसको इससे। लेकिन जब भी प्राइमरी एल्कोहल के साथ जब भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे वो डायरेक्ट क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक। वो स्टेप वाइज तो गया होता है लेकिन डायरेक्टली इससे क्या बन रहा होता है, ये वाले टर्म्स। तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, ये आपका कौन सा है, ग्लूकोनिक एसिड है। तो ऑक्सीडेशन की यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद जो थर्ड टर्म चलती है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, देखना। पर मेन जो आपका सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन था। अगर मैं बात करूं तीसरा जो आपका रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, अगर बात करें हाइड्रोक्सिल एमीन की टर्म्स की मैं बात करूं तो वो होती है आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन, सबसे पहले एल्डिहाइड इसको लिख लेते हैं CHO CHOH, इसकी 4 टर्म्स, और यहां पे होती CH2OH। इसकी अगर बात करें हाइड्रोक्सिल एमीन ये होती है टर्म्स का अगर जब भी रिडक्शन, ये काम क्या करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का एक काम है, आप कभी भी आप इसको नोट कर लेना साइड में, जब भी आपका कार्बोनिल ग्रुप हो सिर्फ उसी के साथ रिएक्ट करता है। और जो ये आपका NH2 है, मैं NH2 को इस साइड हाइड्रोजन को लिख दिया, और जो ये OH है, कुछ नहीं करना, सिर्फ H2 को निकालना होता है और वो ग्रुप को जोड़ देना। निकलने के बाद सिर्फ यहाँ पे भाई H2 ऑक्सीजन बाहर और नाइट्रोजन किससे जुड़ जाता है डायरेक्ट, और ये क्या बन जाता है आपकी OH। क्लियर है, ये वाली टर्म्स आपकी जो बन जाती है, इसी टर्म्स को भाई हम ऑक्सीम भी बोलते हैं इसको भाई। ये जो कार्बोनिल N और OH, इसको ऑक्सीम बोला जाता है भाई। जब भी हम एक कार्बोनिल प्लस में एक अगर बात है हाइड्रोक्सिल एमीन का अगर आपस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ऑक्सीम बनती है। ये कौन सी थी भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये आपकी क्या है भाई, ग्लूकोज। अब बनेगा क्या, आपको सिंपल दिख रहा है भाई, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है कहां पे भाई, बात कीजिए आपको CHO भाई, ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप। नीचे तो क्या पता आपको CHOH, और इसकी टर्म्स कितनी 4 है, नीचे तो आपको पता है एल्कोहल है, ये वाले टर्म्स है। बस सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के पास क्या लेके आना, हाइड्रोक्सिल एमीन H2, जो हमने क्या ले रखा है, ये वाली टर्म्स। बस सिर्फ क्या निकाल देना है, H2। निकलने के बाद भाई H2 तो निकल गया, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो -H2, और टर्म्स यहाँ पे क्या बन जाएगी भाई, ये N कहाँ जुड़ जाएगा, N, और वो OH, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो जो ग्लूकोज होती है किसके साथ भी काम करती है भाई, रिएक्शन विद किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी काम करती है। क्लियर है भाई, ये चीज भी है। इसको जो बोला जाता है इसको ग्लूकोज ऑक्सीम भी बोलते हैं भाई। ये तो ऑक्सीम बन गया, और ये टर्म्स किसकी थी, ग्लूकोज की, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीम बोलते हैं। उसके बाद एक रिएक्शन और भी भाई, और रिएक्शन तो काफी है। इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी भाई HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। 4th रिएक्शन अगर मैं बात करूं, रिएक्शन विद HCN या हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं, वही सेम टर्म से काम कैसे करता है अगर बात की जाए। यह आपका भाई ग्लूकोज है, इसकी 4 टर्म्स, और यहाँ पे क्या होता है भाई CH2OH। जब भी इसकी किसके साथ करवा रहे, HCN क्या होता है भाई, H+ टूटता है, और CN किसके रूप में, नेगेटिव के रूप में टूटता है भाई। HCN को तोड़ते हैं HCN नेगेटिव और H+। यहाँ पे अगर इस कार्बोनिल को मैं ब्रेक करता हूँ, देखना भाई, कार्बन पर तो प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपको क्लियर है भाई, चीजें तो पता है आपको। जब भी बॉन्ड पोलरिटी तो पता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर क्या आ जाता है भाई, नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी टर्म्स है भाई, प्लस कहाँ जुड़ जाएगा,
प्रोडक्ट आपका बना OH और साइनाइड कहाँ जुड़ जाएगा, प्लस की जगह, तो ये वाली टर्म्स हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा, ये वाली टर्म्स आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अगर जब भी किसकी ग्लूकोज की हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये वाली आपकी टर्म्स बनती है, जिसका अगर नाम बोले तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीजिन इसको बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी टोलिन और देखिए भैया आपकी फिफ्थ रिएक्शन विद टोलिन और फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कई टाइप के सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो बनता है कि टोलिन रिएजेंट क्या है, दूसरा सवाल बनता है कि फेलिंग रिएजेंट क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर दूसरा सवाल, अगर तीसरे सवाल की मैं बात करूँ, तीसरा सवाल बनता है कि काम क्या करते हैं। तो ये इसके मेन सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। तो आपका जो टोलिन रिएजेंट होता है ये होता है अगर बात करें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, टोलिन रिएजेंट बोलते हैं। सवाल नंबर 1 अगर बनता है, सिंपल 1 नंबर का सवाल आता है तो क्या लिख सकते हो आप कि जो भाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, टोलिन रिएजेंट बोलते हैं। भाई बनता कैसे, हाउ टू फॉर्म अगर बात करें, कैसे अगर टोलिन रिएजेंट का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे उसको फॉर्म किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये बने तो आप क्या करोगे कि हमें सिल्वर नाइट्रेट लेना होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना हो सकता है। इसे लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं नॉर्मली, आप आराम से लैब में जाके, तो वहां पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलता है। ये सॉल्यूशन अपने आप अगर बात करें, जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है ये उसी जो सॉल्यूशन में हमने NH4OH लिया उसके 2 मोल के साथ अगर रिएक्ट करके या बनाता है आपका क्या बनाता है, टोलिन रिएजेंट। यही है आपका अमोनिकल, अगर बात करें अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे ही क्या बोलते हैं, इसी रिएजेंट को क्या बोला जाता है भाई, यहाँ पे बोला जाता है आपका टोलिन रिएजेंट बोला जाता है। ये जो आपका रिएजेंट जो बन के आया है इसे ही बोलते हैं टोलिन, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल कुछ 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये जो रिएजेंट आपका जो सिल्वर के साथ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म, ये OH कभी यहाँ पे लिखा भी होता है OH, इसे निकाल देंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कई बार आपको जैसे OH नेगेटिव को भी आयन को हटा दे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। ये भी आपका क्या है, एक टोलिन रिएजेंट ही है। चलो इसकी फॉर्म में दे दे यहाँ पे ऐसे लिख के, साथ में ये OH नेगेटिव ऐसे निकाल सकता है। क्लियर है। सेकंड टर्म्स अगर मैं बात करूं, आपके दोनों ही टर्म्स आपके बुक्स में दी हुई होती है, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे, आप कोई से भी तरीके लिख सकते हो, दोनों ही सही है। दूसरा आपका फेलिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो कि बनता है एक तो फेलिंग सॉल्यूशन A और एक फेलिंग सॉल्यूशन B। दोनों आपके लेबोरेटरी में जब भी आप एंट्री करते हो और रिएजेंट की डेस्क पे आपकी जब भी नजरें जाती है तो वहां पे एक तो फेलिंग A लिखा होता है और एक फेलिंग B रिएजेंट उस पर लिखे होते हैं। जो फेलिंग A सॉल्यूशन होता है वास्तव में वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। नीले कलर का आपको एक सॉल्यूशन दिख रहा होगा जो कॉपर सल्फेट का होगा, एक्वस तरीके से, मतलब उसमें जल में घोल के बनाया हुआ होता है, उस पर फेलिंग लिखे हैं। जो एक्वस कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो फेलिंग A होता है। जो फेलिंग B सॉल्यूशन होता है वास्तव में वो क्या होता है, जो एक्वस नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन साथ में उसके साथ रोसेल साल्ट मिलाया जाता है। रोसेल साल्ट भी आपके लैब में रखा होता है। उसके साथ जब दोनों को मिक्स करते हैं, मिलाने कुछ मात्रा इसकी कुछ क्वांटिटी डाली जाती है, 1 से 2 स्पैचुला डालते हैं, 2 अगर चम्मच के बराबर उसमें डाल के उसके साथ मिक्स करते हैं, जो फेलिंग B सॉल्यूशन होता है। दोनों को अगर इसको फेलिंग A और फेलिंग B को इक्वी वॉल्यूम, मतलब समान अगर वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम रखते हुए अगर उन मिक्स कर दे, भाई एक टेस्ट ट्यूब उसकी एक टेस्ट ट्यूब इसकी, इक्वी वॉल्यूम अगर उसको मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बहुत डार्क ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है। ये चीजें क्लियर है। अब बात है कि काम कैसे करते हैं। भाई जब भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं काम की बात करूं, भाई जो आपकी अगर टर्म्स की जाए, ये काम क्या करते हैं, जैसे भी कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसके साथ अगर मैं बात करूं फेलिंग अगर बात करूं या टोलिन रिएजेंट बात करूं, ये RCHO को कन्वर्ट कर देते हैं RCOOH। जो फेलिंग और टोलिन जो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि कीटोन के साथ। याद रखना है कि टोलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ओनली किसके साथ करते हैं, एल्डिहाइड के साथ करते हैं। और किस में बदल देते हैं, कार्बोक्सिलिक में। अब बात की जाए ग्लूकोज की, बात कर रहा है ग्लूकोज की रिएक्शन में पढ़ रहा, तो ग्लूकोज की टर्म्स क्या होती है देखना। भाई यहाँ पे बात में CHO होता है, भाई CHOH और उसकी 4, और यहाँ पे क्या होता है CH2। अब इसमें अगर बात करें, यहाँ पे आपको टोलिन रिएजेंट दे दिया जाए या क्या दे दिया जाए, भाई यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन दे दिया जाए। काम ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप देखना है, उसको हटा के क्या लगा देना वहां पे CH। बस यही आपका क्या होता है प्रोडक्ट, चाहे वो आपको टोलिन दे रहा हो चाहे आपको क्या दे रहा हो, फेलिंग दे रहा हो। क्लियर है भाई ये टर्म्स। उसके बाद अगली जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं, देखना भाई नेक्स्ट भैया आपकी जो 6 नंबर पे है, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है और ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कैसे करती है। भाई यहाँ बात करें CHOH यहाँ पे 4 और CH2, ये तो क्या होगी आपकी ग्लूकोज। इसके साथ अगर बात करें फेनिल हाइड्रोजन, अगर मैं बात करें वो क्या होती है आपकी, ये होती है NH6CH5। इसको बोलते हैं आपकी फेनिल हाइड्रोजन। इसको ऐसे लिखने का तरीका अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आपकी C6H5
बेंजीन से एक हाइड्रोजन को जब हटाया हुआ होता है वो किसी ग्रुप के रूप में तो फेनिल ग्रुप बोला जाता है, जब किसी ग्रुप में हो। साथ में क्या है यहाँ पे NH, और यहाँ पे एक NH के साथ क्या जुड़ा हुआ भाई, NH2। ये जो ग्रुप होता है इसी को क्या बोलते हैं, आपकी फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। यहाँ पे NH2, NH2 के बाद आपका NH और उसके बाद क्या C6H5। क्लियर है, ये तो फेनिल है, ये NH के साथ NH2, इसी को क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन। ये ग्लूकोज के साथ कैसे काम करती है, ये काम वही आपने थोड़ी देर पहले हाइड्रोक्सिल देखा था भाई। अगर बात है ये वाला ग्रुप जो अगर कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको दोनों, आपने वहां पे भी क्या निकाला था, जहां ऑक्सीजन बना था थोड़ी देर पहले, आपको याद हो H2O निकल गया था डायरेक्ट नाइट्रोजन। सेम काम इसमें करता है और कुछ नहीं, सेम है बिल्कुल। तो काम कैसे करेगा भाई, देखना हम इसके प्रोडक्ट लिखते हैं, बाकी ओनली एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल के साथ करता है। तो कार्बोनिल कहाँ भाई, ये वाले टर्म्स, जैसे ग्लूकोज आपकी ये CHOH ये आपकी 4 है, ये तो आपकी ग्लूकोज है, सॉरी ये आपकी ग्लूकोज है। यहाँ पे आप अगर हाइड्रोक्सिल एमीन सॉरी आपकी फेनिल हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं NH2 NHC6H5, ये मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे इसके पास में यहाँ से सिर्फ क्या निकालना है आपका, H2 निकालना है, H2O बस, और वो बाकी जैसा था वैसा का वैसा जोड़ देना है। क्लियर है भाई। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बन के आपका जो सामने आता है इसी को बोलते हैं ग्लूकोसोजोन बोलते हैं, इसको ग्लूकोसोजोन बोला जाता है, जो आपका ये प्रोडक्ट बन के आया है। क्लियर है, ये आपकी ग्लूकोज थी, ग्लूकोज को फेनिल हाइड्रोजीन के साथ जब भी हमने रिएक्ट कराया तो जो बनने वाला प्रोडक्ट तो आपका क्या बोलता है भाई, ग्लूकोसोजोन बोलता है। क्लियर है, तो ये चीज आपकी टर्म्स बन के आती है। इसका फर्दर अगर बार बार अगर टर्म्स करते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के बाद, तो आपकी जो 7वें नंबर पे एक और टर्म्स आती है, नेक्स्ट रिएक्शन जो भाई इसके बाद देखना भाई, जो 7वें नंबर पे आती है वो आपकी आती है एसिटिलाइजेशन। अगर बात करूं एसिटिलाइजेशन की, देखना एसिटिलाइजेशन के केस में क्या होता है, इसमें जो हम सबसे पहले ग्लूकोज की जो रिएक्शन कराते हैं वो जो कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। देखिए कैसे कराते हैं, CH अगर बात करूं तो ये आपकी होती है CHOH 4 टर्म्स, CH2OH जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, जो CH2CO ट्वाइस की अगर मैं बात करूं CO सॉरी इसकी 5 टर्म्स लेते हैं, सॉरी CH3 होता है, CH2 नहीं CH3 CO ट्वाइस। अगर इसके टर्म्स के साथ अगर बात करो, मैंने कितना ले रखा है ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको लिखने का दूसरा तरीका और हो सकता है भाई, देखो इसको लिखने का तरीका देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CO हो गया, इसकी ट्वाइस टर्म है, साथ में सिंगल एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है और इसकी ट्वाइस टर्म ऐसे होती है भाई C डबल बॉन्ड O CH3। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको ऐसे, इसकी कितनी यूनिट 5। क्लियर है, मैं आपको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको इजी लगे। ये काम क्या करता है, ये जो ग्रुप होता है ये एल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ना कि अब एल्डिहाइड के साथ। अब देखना ग्लूकोज में अगर सॉरी ग्लूकोज में बात करूं तो आपका जो एल्कोहल ग्रुप है वो कहाँ कहाँ है, देखना भाई, आपका ये CHOH है, CHOH है, CH अगर बात करूं OH है, CH 4 टाइम्स है, और उसके बाद क्या है भाई CH2OH। जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही आपको एसिटिक एनहाइड्राइड की यूनिट चाहिए होगी। अभी काम कैसे करता है भाई, एक तो CO बॉन्ड इधर भी सेम यूनिट है, इधर पोलर बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच वाला है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर है, तो ये जो पोलर बॉन्ड है अगर मैं इसे तोड़ दूं या इसे तोड़ दूं, सेम टर्म से, उसे ब्रेक कर लो चाहे इसे ब्रेक कर लो, एक ही बात है। मान हमने कौन सा कर दिया, ये वाला कर दिया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा इसकी कम है, तो प्लस माइनस। एल्कोहल के साथ काम करता, जब भी आप एल्कोहल को ब्रेक करोगे ऑक्सीजन पर क्या नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चीजें क्लियर है। अब आपको 5 यूनिट इसकी निकल के आ रही है, भाई ये तो 5 यूनिट ही थी और 5 ही अल्कोहल है, बस प्लस माइनस और करना आपको। भाई ये OH किसके साथ जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, देखना मैं एक लिखता हूं पहले, यहाँ पे क्या देखना एक बार भाई, आपका जो इसके साथ कौन जाएगा भाई, इसका 1 यूनिट के साथ अभी ले रहा, 5 यूनिट है, पहले 1 यूनिट के साथ देखना। तो ये आपका क्या भाई CH3CO और इसके साथ एक क्या भाई OH, ऐसे लिख सकता हूं भाई। इसके साथ अगर OH जुड़ेगा आके तो ये क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी कितनी यूनिट है भाई, कितने OH है, और इसकी भी 5 यूनिट ये है और 5 ही यूनिट ये, तो कितने जाएंगे भाई 5 एसिटिक एसिड बाहर। मतलब एल्कोहल तो सारी जितनी इसमें थी वो क्या हो चुकी भाई यूज। अब 5 ही कितने बचे, ये कहाँ जुड़ेंगे, प्लस वाली पोजीशन, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं C अगर बात करें COCH3 अगर बात है, ये ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ेगा भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा सीधा, तो CH3 लिख सकता हूं मैं, ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और उसके बाद COCH3, फिर इसके बाद सेम COCH3, ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा COCH3 और ये भी क्या हो जाएगा
CH3। क्लियर है भाई, ये वाली टर्म्स बार बार जुड़ती हुई उसके चलेगी भाई। ऑक्सीजन इससे साथ जुड़ रहा है भाई, ऑक्सीजन जुड़ेगा भाई, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या COCH3 भाई, पांचों यूनिट ऐसे जुड़ जाएगी। इसी देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी, लेकिन यहाँ CH2 बाकी इनमें CH है। मैं इनको बार बार ना लिखते हुए देखना, ये कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। इसको ऐसे लिखता है, इसको वहां लिख देता हूं मैं ऊपर, CH2 COCH3 भाई, इसी यूनिट को उठा के ऊपर लिख दिया खाली। इसी यूनिट को ऐसे भी लिख सकता हूं अगर बात की जाए, चीज वो ये, क्योंकि ये 4 टाइम भाई सेम आ रहा था 4 टाइम, तो ये जो बनने वाला आपका प्रोडक्ट है इसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट भी बोलते हैं। ये आपका जो प्रोडक्ट था पेंटा एसीटेट भाई, एसीटेट ग्रुप, इसमें 5 टाइम एसीटेट ग्रुप आ रखा है। क्लियर है, तो ये किसके साथ है भाई, इसी को क्या बोलते हैं भाई, एसिटिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद एक यूनिट आपकी और रह जाती है, आपकी जो आपकी मिथाइलेशन, उसको भी पढ़ते हैं। लास्ट आपकी रिएक्शन है जो किसके साथ है, ग्लूकोज के साथ है। देखना 8 नंबर पे जो आती है आपकी आती मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में केस में क्या होता है, जो आपकी ग्लूकोज होती है C6H12O6 जो होती है, इसकी जो कराते हैं मिथाइल एल्कोहल के साथ, आपकी जो CH3OH के साथ, आपकी जो ड्राई HCl के साथ प्रेजेंस में, शुष्क HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा रहे होते तो बनने वाली टर्म्स क्या होते हैं, आपकी मेथिल ग्लूकोसाइड बनता है। बनता कैसे, इसी टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना एक बार ध्यान से देखना भाई, C6H11O5। मैंने यहां से कितना हाइड्रोजन गायब किया, एक, कितना ऑक्सीजन गायब किया, एक। इसको साइड में, इसको एक OH ग्रुप ऐसे निकाल सकता हूं भाई, एक OH ग्रुप, हमें पता है ग्लूकोज में OH ग्रुप होता है, हमने OH ग्रुप साइड में ऐसे निकाल लिया। मिथाइल एल्कोहल का जो OH ग्रुप है साथ में, ये वाला इधर लिख लिया, और ये क्या लिख दिया, CH3। यहां से हमने क्या निकाल दिया भाई, H2O क्या निकाल दिया, -H2 बाहर, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। निकलने के बाद आपका क्या बनेगा भाई, यहां से C6H11O5, और इधर से एक ऑक्सीजन बचा हुआ H2O, OH माइनस और H प्लस बाहर, तो O, और क्या बच जाएगा, OH। ये आपका प्रोडक्ट है जो किसके थ्रू बनता है, इसके थ्रू बनता है। इसी को हम अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्लूकोसाइड बोला जाता है। क्लियर है, तो ये आपकी जो अभी आपने किसकी पढ़ी है भाई, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज पढ़ी है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली यूनिट है। उसके बाद टोलिन और फेलिन रिएजेंट वाली इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट तो सारी, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है जो कि उसके बाद उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, काफी चीजें बच जाती है जो एक लेक्चर अगर पढ़ाएंगे तो पूरे 1 घंटे का हो जाएगा, जो कि काफी लॉन्ग खिंच जाएगा। उसको ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसके साथ इसी का अगर बात एक फ्रक्टोज और बात करें इसके कॉन्फिगरेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।